प्लीज़ दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें। राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह और राजकुमारी तपस्या की मदद से अभिमन्यु और तपस्या के दोस्तों को प्रताप सिंह और उसकी रानियों से निपटने का रास्ता मिल चुका था। उन चारों को ख़त्म करने का प्लान बनाने के बाद उन्होंने सबको प्लान के हिसाब से काम बांटने के बारे में सोचा। चलो अब प्लान बन गया है तो सबको उसके हिसाब से काम भी बांट देते हैं। गौरव ने कहा। रुको। गौरव के आगे बढ़ने से पहले अभिमन्यु बोला, मेरे मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब मैं राजकुमारी तपस्या से चाहता हूँ। राजकुमारी तपस्या के हामी भरते ही तपस्या ने कहा, तुम जो भी पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। आपने कहा था कि उन्हें बलि देने के लिए चंद्रवंशी रक्त चाहिए। उनके लिए शादी करनी जरूरी नहीं होती। उसके लिए वह किसी भी चंद्रवंशी का रक्त कालखोर को आगे अर्पित कर सकते हैं, परंतु प्रताप सिंह की तीनों रानियों को उनके साथ रहना होता है। इसलिए वह चंद्रवंशी बहू और उनके वंशज के लड़के की शादी के बाद रक्त बंधन करवाकर कालखोर को अर्पित करते हैं। अभिमन्यु के कहते ही राजकुमारी तपस्या ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। रक्त बंधन कोई आम प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत चंद्रवंशी बहू की बलि दी जाती है, जिसके तहत पहले उसके शरीर की पूजा की जाती है, उसके बाद उसकी बलि दी जाती है। बलि के बाद जो खून निकलता है उस खून को उसके पति के खून के साथ मिलाकर उसका बंधन करवाया जाता है और फिर उन्हें कालखोर को अर्पित किया जाता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था, जब मेरी तपस्या से शादी ही नहीं होगी तो उन्हें चंद्रवंशी बहू मिलेगी ही नहीं। हमारी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो रही है। कल शाम को मैं रावी से शादी कर लूँगा। इसके साथ प्रताप सिंह का चंद्रवंशी बहू मिलने का सपना अधूरा रह जाएगा। अभिमन्यु ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रताप सिंह तुम्हें रावी के साथ शादी करने देंगे? राजकुमारी तपस्या ने कहा, अगर हम इस मुसीबत से पहले ही निपट ले फिर तो मुझे रावी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता ना। अभिमन्यु ने तपस्या की तरफ देखकर कहा, नहीं, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। राजकुमारी तपस्या ने जवाब दिया। फिर उसने तपस्या की तरफ देखा जिसका चेहरा उतरा हुआ था। राजकुमारी तपस्या ने मुस्कुराहट के साथ कहा, परंतु क्या तुम्हारा दिल तुम्हें ऐसा करने देगा? राजकुमारी तपस्या की आखिरी बात तपस्या ने अभिमन्यु को नहीं बताई, लेकिन पार्थ ने अभिमन्यु को सब बता दिया। अभिमन्यु ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बात बदलते हुए कहा, हमें आगे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, गौरव ने पूछा। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर हामी भरी। उसके बाद गौरव ने कहा, ओके, तो टीम ए यानी कि तुम, हेजल और उन्नति, टीम बी मीन्स बचे हुए सारे लोग। उन्नति, तुम सारे घर वालों को संभालना। उनके पल पल की अपडेट हमें देती रहना ताकि वह हमारे काम के बीच में किसी तरह का रोड़ा ना बन सके। हेजल, तुम्हारा इस काम में साथ देंगी। तपस्या ने उन्नति और हेजल को उनका काम बताया। वह उसे ज़्यादा खतरे वाला काम नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्हें घर वालों के आसपास रहने के लिए कहा। सबने उसकी बात पर आसानी से सहमति जता दी।
उसके बाद आते हैं पार्थ और मैं। गौरव बोला, हम उस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं जहां चंद्रवंशी बहुओं की डेड बॉडी को गाड़ा गया था। सबसे पहले हमें उन्हीं को ख़त्म करना होगा। वहां जाने का रास्ता तो हमें पता है, लेकिन लौटने का नहीं। वहां से लौटने का रास्ता तो हमें भी नहीं पता, राजकुमारी तपस्या ने कहा। फिर उन्होंने राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ देखा। उन्होंने भी ना में सिर हिला दिया। इस बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था। कोई बात नहीं, हम वहाँ से निकलने का रास्ता भी पता लगा लेंगे, अभिमन्यु बोला। मैं दादा सा का ध्यान भटका कर रखूँगा रावी के जरिए। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, वह पूरी कोशिश करेंगे कि मेरी और रावी की शादी ना हो, और मैं ज़बरदस्ती घर वालों से हमारी शादी की रस्में करने को कहूँगा। इस शादी को रोकने के लिए वह मेरे आसपास रहेंगे। इस तरह उनका ध्यान भी भटका रहेगा। अभिमन्यु ने अपना काम भी बता दिया। और मुझे क्या करना होगा? सबको काम मिलने के बाद तपस्या ने पूछा। आपको कैसे भी करके प्रताप सिंह की नज़रों से दूर रहना होगा, राजकुमारी तपस्या बोली। अगर मैं उनके सामने नहीं आई तो फिर उनसे मुकाबला कैसे करूंगी? तपस्या ने हैरानी से कहा। जरूरी नहीं होता दुश्मन से निपटने के लिए हर बार उसकी आंखों के सामने आया जाए, अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। याद है ना, पहले हमें उन तीनों रानियों को ठिकाने लगाना है, राजकुमारी तपस्या ने कहा था। उनके पास कुछ पावर्स हैं जिनके सामने वह तीनों रानियां किसी भी हाल में नहीं टिक पाती। लेकिन हाँ, हम उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते। ना वो तीनों हम पर हमला कर सकती हैं और ना ही हम उन पर, राजकुमारी तपस्या ने कहा। हाँ, यही तो हमारा प्लस पॉइंट होगा, अभिमन्यु आगे की प्लानिंग बताते हुए बोला। अगर तपस्या आपके साथ रहे तो वह सुरक्षित रहेगी। आप दोनों की एनर्जी सेम है, तो उन्हें लगेगा कि वह जिस एनर्जी को फील कर रही हैं वह तपस्या की नहीं, आपकी है। आप बस कैसे भी करके उन तीनों का ध्यान भटका कर रखिएगा। तपस्या का काम होगा कि उन तीनों मूर्तियों को नीचे लेकर आना, माता रानी के मंदिर तक। वहां आने के बाद आगे का काम हम खुद देख लेंगे। हाँ, योजना काफ़ी अच्छी है। मूर्तियों को नीचे लाते वक्त तुम उसे किसी बंद थैले में कैद कर देना ताकि वह देख ना सके, राजकुमारी तपस्या ने अभिमन्यु के प्लान पर सहमति जताई। सबको उनका काम मिल चुका था और प्लान भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था। सब कुछ डिसाइड होने के बाद सबने एक बार फिर से एक दूसरे से हाथ मिलाया और गुड लक विश किया। पूरा प्लान बनाने के बाद राजकुमारी तपस्या ने कहा, आप लोगों के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। परसों पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात है। यह रात कई सालों बाद आती है, जिसे लाल चांद रात भी कहा जाता है। इस दिन काली शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। इस वक्त के शुरू होने से पहले ही हमें उन सब को ख़त्म करना होगा। उन्हें चंद्रवंशी और उनका रक्त नहीं मिलेगा। फिर इस लाल चांद रात का कोई महत्व नहीं रहेगा, अभिमन्यु ने पूछा। इस वक्त तक उन्हें चंद्रवंशी नाम भी मिले तो वह अपनी शक्तियों के जरिए तपस्या को ढूंढ लेंगे। फिर आप और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राजकुमारी तपस्या ने बताया। ठीक है, फिर कल सुबह से काम पर लग जाते हैं, गौरव ने कहा। सबने उसकी बात पर सहमति जताई और फिर वहां से अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे।
सबसे पहले राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी तपस्या वहाँ से गए। हेजल तपस्या के बजाय उन्नति के कमरे में रुक गई थी, तो वहीं गौरव और पार्थ राजकुमारी तपस्या के पीछे पीछे पहले ही जा चुके थे। पीछे अभिमन्यु और तपस्या आ रहे थे। अपने कमरे में जाने के लिए वह लोग एक गलियारे में से होकर गुजरे। वह काफ़ी संकरी जगह थी। साथ चलते हुए अभिमन्यु और तपस्या के हाथ एक दूसरे से टकराए तो दोनों वहीं पर रुक गए। हल्की चांद की रोशनी गलियारे में बनी जाली में से अंदर की तरफ आ रही थी। अभिमन्यु और तपस्या दोनों पर चांद की रोशनी गिर रही थी। अभिमन्यु ने तपस्या की तरफ देखा तो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे तपस्या के बिल्कुल करीब आ रहा था। तभी तपस्या ने उसे रोकते हुए कहा, रुको अभिमन्यु, थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे रावी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अब यह क्या है? तपस्या के बोलते ही अभिमन्यु का ध्यान टूटा। उसने खोई हुई आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता कि एक पल के लिए मुझे क्या हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मुझे तुम्हारी तरफ जाने को मजबूर कर रहा हो। तुम ना यह बहाने बनाना बंद करो। जानती हूँ इस महल में कुछ भी सामान्य नहीं है, पर इतना भी फेंका फेंकी मत करो कि यकीन ही ना हो। साफ साफ कहो ना, तुम्हें भी मुझसे प्यार है और रावी से शादी करने का मन नहीं कर रहा। बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? तपस्या ने आंखें तरेर कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ मिस चंद्रवंशी। तुम्हें पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलता। और मैंने कब मना किया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? पर हाँ, शादी तो मैं रावी से ही करूँगा, वह भी तुम्हारी आंखों के सामने। अभिमन्यु ने जवाब दिया। वह अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। हाँ तो जाकर करो ना, रोका किसने है? यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर अभी शादी करो। बोलते हुए तपस्या उसे धकेलने लगी। अभिमन्यु ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे गलियारे की दीवार के लगा दिया। वह उसके पास आकर बोला, इट्स ऑल योर फॉल्ट मिस चंद्रवंशी। अगर इतना ही प्यार था तो पहले आकर बोलती। जैसे सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर रावी से शादी कर रहा हूँ, वैसे ही तुमसे कर लेता। हाँ, और उसी शादी के बाद जाकर खुद मुझे अपने बड़े दादा सा के पास ले जाते और बोलते, ये लीजिए आपकी बलि का बकरा। तपस्या ने मजाकिया लहजे में कहा था, लेकिन उसकी बातों ने अभिमन्यु को गुस्सा दिला दिया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, शादी नहीं कर रहा, लेकिन प्यार करता हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बरसों पहले राजकुमार महेंद्र ने जो गलती की थी, वह मैं कभी नहीं करूँगा। वह चाहते तो राजकुमारी तपस्या के बजाय खुद की जान ले सकते थे, ताकि रक्त बंधन या बलि जैसी प्रक्रिया ना हो, पर मैं यह गलती कभी नहीं करूँगा। अगर जान लेने की बारी आई तो तुमसे पहले मैं खुद की जान लूँगा, और यह मेरा तुमसे वादा है मिस चंद्रवंशी। शायद फिर तुम्हें सच में मेरे प्यार का यकीन आ जाएगा। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था और फिर उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तपस्या उसे दूर से जाते हुए देख रही थी। अभिमन्यु की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वहीं ऊपर के गलियारे में खड़े राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी तपस्या ने भी उनकी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। राजकुमार महेंद्र ने कहा, देख लीजिए, इस वंश के कुछ बेटों ने अपनी पत्नियों की जान ली हो, लेकिन जब बात प्यार की आई तो उन्होंने किसी भी तरह से खुद को
साबित करने में कसर नहीं छोड़ी। सदियों पहले आपने हमें इन सब से बचाने के लिए हमारी जान ले ली थी, तो आज अभिमन्यु अपनी जान देने की बात कर रहे हैं। अब तक हम चाहते थे कि यह दोनों दूर रहें, पर अगर सब सही रहा तो इनके पास आ जाने में कोई बुराई नहीं है। राजकुमारी तपस्या ने जवाब दिया, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। इस बार यह महल अनहोनियों के बजाय इश्क की दास्तां लिखे। राजकुमारी तपस्या ने राजकुमार महेंद्र प्रताप की बात पर हामी भरी। उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो तपस्या भी वहां से जा चुकी थी। उसके बाद वह दोनों भी वहां से अदृश्य हो गए। जहां एक तरफ सब प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे, वहीं रावी के मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रताप सिंह से डील करने के बाद वो अपने कमरे में सोच रही थी कि किस तरह आज रात 2 बजे से पहले वह तपस्या को प्रताप सिंह के पास लेकर जाए। अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए रावी ने घड़ी की तरफ देखा तो 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। समय देखने के बाद उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इतने टाइम में मैं ऐसा क्या करूं जिससे वह तपस्या मेरे साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाए। वह कोई 2 साल की बच्ची तो नहीं है जिसे मैं गोद में उठाकर ऊपर ले जाऊं। रावी ने हल्के गुस्से में कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह तपस्या से बात करने के लिए उसके कमरे की ओर जाने लगी। अचानक रास्ते में उसे कुछ सूझा और वह अपना सिर जोर से दीवार के भिड़ाने लगी। उसने अपने हाथ पैर के भी थोड़ी बहुत खरोंचें लगा ली और अपने बालों को और कपड़ों को अस्त व्यस्त कर लिया। हम अच्छे से जानते हैं हम गलत करने जा रहे हैं, परंतु यह काम कर जाए, वरना इसके बजाय वह हमारी बलि चढ़ा देंगे। रावी ने अपने मन में कहा और फिर तपस्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रावी ने जल्दबाजी में जो भी मन में आया वह प्लान बना लिया और उसके तहत वह तपस्या के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। तपस्या, जो अभी कमरे में आई ही थी, वह सोने जा ही रही थी कि कमरे के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनकर वह भी चौंक गई। हेलो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है रावी तपस्या को ऊपर तक ले जा पाएगी? अगर वह ऊपर तक चली गई तो बाकी की प्लानिंग का क्या होगा? आई होप कहानी आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे रही होगी। आगे आने वाले भागों के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट के ज़रिए मुझे सपोर्ट करते रहिए।